हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पार्ट 1 करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। बिफोर यू रीड, apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which one of the three countries named below had such a political system until very recently? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। सो अपार्थीड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को सेपरेट करता है, अलग करता है बेस्ड ऑन उनकी क्या जाति है। सो रेस का मतलब होता है जाति, या रेस को आप ऐसे बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सिमिलर कल्चर एंड रिलीजन। फॉर एग्जांपल, सो एशियंस एक रेस हो गई, एक एथनिक ग्रुप हो गया, हम एथनिक ग्रुप भी बोलते हैं उनको। इनमें से साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जिसमें क्वाइट रिसेंटली 1994 तक अपार्थीड का सिस्टम था। फिर 1994 में ऐसा इवेंट हुआ जिसको डिस्क्राइब किया गया इस चैप्टर में, जिसे अपार्थीड जो है वो खत्म हुआ। इसमें बेसिकली व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में ये उनको सेपरेट करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें सारी पावर्स व्हाइट्स के पास थी, एंड जो कॉकेशियंस होते हैं बेसिकली, एंड जो भी ब्लैक्स थे, जो भी अफ्रीकन से नेटिव अफ्रीकन्स थे, उनको सिस्टम के बाहर रखा जाता था। उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था पॉलिटिकल सिस्टम में, उनको जॉब्स लेने में मुश्किल होती थी, और इनफैक्ट जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, एमिनिटीज होती हैं, वो भी उनको बहुत मुश्किल से मिलता था। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. So, आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? तो मंडेला अपनी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने बिता दी अपार्थीड के अगेंस्ट लड़ते हुए। उनको 30 साल तक जेल भी हुई, 30 साल, ऑलमोस्ट अ लाइफ टाइम उन्होंने जेल में गुजारा। और फाइनली 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुआ, जैसे हमारी कंट्री में होता है, डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री, उसमें हम इलेक्ट करते हैं कि हमारे कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे पार्लियामेंट में। वैसा एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ 1994 में साउथ अफ्रीका में, एंड मंडेला जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। एक काइंड ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन था, एक न्यू एज था साउथ अफ्रीका के लिए, कि जहाँ पे ऑप्रेस्ड करके रखा गया था, दबा के रखा गया था सारे ब्लैक पीपल को, एंड फाइनली अब एक ब्लैक प्रेसिडेंट जो है उनके नेशन का बन गया। सो दिस वाज अ बिग चेंज, एंड इससे रिलेटेड ही ये चैप्टर है। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? चेक योर गेस विद दिस न्यू आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10th May 1994। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, ये एक एक्सट्रैक्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी में से। ऑटोबायोग्राफी क्या है? इट इज एन अकाउंट ऑफ person's life by the same person, so by that person। बेसिकली जब आप अपने बारे में एक बुक लिखते हैं, अपने बारे में अपने लाइफ की एक स्टोरी लिखते हैं, तो ये आपकी ऑटोबायोग्राफी हो गई। अगर कोई और लिखता है आपके बारे में तो वो आपकी बायोग्राफी होती है। इनकी ऑटोबायोग्राफी से एक्सट्रैक्ट है ये पर्टिकुलर चैप्टर। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम है उनकी ऑटोबायोग्राफी का, एंड इसमें जो नेल्सन मंडेला है वो एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बात करते हैं, एक हिस्टोरिक ओकेजन, यानी एक ऐतिहासिक अवसर, एंड उसका नाम क्या है? द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन। गेस कीजिए कि इनॉग्रेशन क्या चीज के लिए हो सकता है, एंड अपना गेस चेक कीजिए एक न्यूज आइटम से जो BBC का है। BBC इज ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, बहुत ही पॉपुलर न्यूज मीडिया है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। उनका एक आर्टिकल है, न्यूज आइटम है 10th May 1994 का, उससे आप कंपेयर करके देखिए कि आपका गेस सही है कि नहीं। चलिए उस आइटम को पढ़ते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये न्यूज आइटम का हेडलाइन है। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. Nelson Mandela साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने आफ्टर 3 centuries, 300 साल के वाइट रूल के बाद। 300 ईयर्स, 3 centuries यानी 300 ईयर्स का वाइट रूल था वहां पे, एंड उसके बाद फाइनली वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC पार्टी, उन्होंने 252 सीट जीती 400 सीट्स में से, पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन में साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में। ये साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन था। पहले ऐसे डेमोक्रेसी सेटअप नहीं थी वहां पे, एंड दैट वाज द रीजन कि कभी भी कोई ब्लैक पर्सन ऑफिस होल्ड नहीं करता था, एंड पहली बार
डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और उसमें यू कैन से लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, 252 सीट्स जो है उन्होंने जीती। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. So ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, ये जो उद्घाटन का सेरेमनी था ये कहाँ पे हुआ? यूनियन बिल्डिंग्स का एक एम्फी थिएटर था, वहां पर हुआ। एम्फी थिएटर क्या होता है? एम्फी थिएटर बेसिकली एक तरह का ओपन एयर थिएटर होता है जिसमें एक स्टेज होता है एंड उसके चारों ओर सीट्स होती हैं, समथिंग लाइक दिस। सो इस तरह से यहाँ पे एक स्टेज है, यहाँ पे जो स्टेयर्स और स्टेप्स बने हैं यहाँ पे ऑडियंस बैठती है एंड ये नॉर्मली ओपन एयर होता है एंड इसको आप एम्फी थिएटर बोलते हैं। जनरली ये स्मॉल साइज का हुआ करता है, नॉट एज बिग एज स्टेडियम्स, बट स्पेशली रोमन टाइम्स में से ये पॉपुलर हुआ है, ये पर्टिकुलर जहाँ पे ग्लैडिएटर्स फाइट करते थे तो वो बहुत बड़े होते हैं। इनफैक्ट जो कोलोशियम है फॉर एग्जांपल, इट इज काइंड ऑफ एन एम्फी थिएटर, सो वो बहुत बड़े भी हुआ करते थे। बट जनरली आज के दौरान जो भी छोटे छोटे ऐसे थिएटर्स बनते हैं उनकी सीटिंग कैपेसिटी कम होती है एंड इस तरह से वो बने हुए होते हैं। सो प्रिटोरिया में ये एक एम्फी थिएटर था, वहां पे ये सेरेमनी हुई एंड उसको किसने अटेंड किया? पॉलिटिशियंस ने और डिग्निटरीज ने। डिग्निटरीज किनको बोलते हैं? जो भी इंपॉर्टेंट पीपल होते हैं, वीआईपीज जिनको हम इन अनदर वे बोलते हैं, या बोले पर्सन विथ हाई रैंक्स। तो 140 देशों के जो डिग्निटरीज थे, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे, पर्सन्स थे, वो इस पर्टिकुलर इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड करने आए थे। एंड नेल्सन मंडेला ने वहां पे जनता को एड्रेस करते हुए, जनता से बात करते हुए कहा कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। आज की बात, कभी भी इस सुंदर धरती पर किसी भी एक को दूसरे के द्वारा ऑपरेशन नहीं सहना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ऑपरेशन का मतलब होता है दबाव, एक के द्वारा किसी का जब दबाव होता है तो उसको आप ऑपरेशन बोलते हैं, या मोर अप्रोप्रिएटली दमन। आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहा। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together. More than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy. So jubilant scene, jubilant का मतलब होता है showing and expressing extreme happiness। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो एंड उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप उसको jubilant बोलते हैं। जैसे हिंदी में वर्ड होता है उल्लसित होना। एक तो हो गया कि आप खुश हैं, एक है कि आप उल्लास में हैं, मतलब बहुत ज्यादा खुशी में हैं, तो उसको जुबिलेंट बोलते हैं। सो इस सेरेमनी के बाद प्रेटोरिया की सड़कों पे इसी तरह का पूरा हर्षो उल्लास का माहौल था, जिसमें किसने पार्टिसिपेट किया? ब्लैक्स ने किया, व्हाइट्स ने किया, कलर्स ने किया। कलर्स यानी फॉर एग्जांपल एशियंस को कलर्स बोला जाता है बिकॉज वो ना ही ब्लैक होते हैं ना ही व्हाइट होते हैं, इन बिटवीन डिफरेंट शेड्स के होते हैं। जैसे हमारा रंग गेहुआ है एंड फॉर एग्जांपल चाइनीज को येलो स्किन बोला जाता है। सो डिफरेंट कलर के स्किन वालों को आप इन जनरल ग्रुप करके कलर्स बोलते हो। बेसिकली कहने का मतलब है कि हर रेस के लोग मिलके इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। करीब 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मेन, विमेन और चिल्ड्रन, बच्चे हर रेसेस के, हर जाति के साथ में गा रहे थे और डांस कर रहे थे खुशी के साथ, जॉय के साथ। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। इन कॉलम ए आर सम एक्सप्रेशंस यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट। मेक अ गेस एंड मैच ईच एक्सप्रेशन विद एन अप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी। सो कॉलम ए में कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जो कि आपको इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में, इस चैप्टर में मिलेंगे। आपको गेस करना है कि उस एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग हो सकता है। सो बेसिकली आपको चैप्टर पढ़ने से पहले ही थोड़ा सा हेल्प दिया गया है ताकि अगर ये एक्सप्रेशन आप एनकाउंटर करेंगे इस चैप्टर में तो आपको उसकी मीनिंग पहले से पता हो। बिकॉज क्या होता है कि कुछ कुछ एक्सप्रेशंस लोग इन्वेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नेल्सन मंडेला की बात करें, वो कुछ एक्सप्रेशंस यूज कर रहे होंगे एंड हो सकता है कि डायरेक्टली मीनिंग आपको क्लियर ना हो क्योंकि आप उस कॉन्टेक्स्ट से बिलोंग नहीं करते हैं, आप साउथ अफ्रीका में नहीं है, आप उस पीरियड को नहीं समझ रहे हैं। बट अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट को समझ जाएंगे तो आपको उसको मीनिंग क्लियर हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा हेल्प देने के लिए कि इन एक्सप्रेशंस का क्या मतलब हो सकता है, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है। सो फर्स्ट इज अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। सो एक गैदरिंग है जिसको बोला गया रेनबो गैदरिंग। गैदरिंग है ना एक जमावड़ा, लोग जब साथ में आते हैं उसको गैदरिंग बोलते हैं, और हर कलर के, हर नेशन के। सो यहाँ पे डेफिनेटली कलर
जो है इसका मतलब हो गया रेस से, जितने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ स्किन के लोग हैं, एंड नेशन यानी जितने अलग अलग देशों के लोग हैं। सो यहाँ पे आपको उसका पर्टिकुलर मीनिंग ढूंढना है, तो ऑब्वियसली इट विल बी दिस, अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल्स लाइक द कलर्स इन अ रेनबो। सो जिस तरह के रेनबो में डिफरेंट कलर्स होते हैं, सतरंगी होता है रेनबो, उसी तरह के एक गैदरिंग हुई, एक बहुत ही सुंदर सा गैदरिंग हुआ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों का। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सो दिस इज फर्स्ट, द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। सो व्हाइट सुप्रीमेसी क्या होता है? तो सुप्रीमेसी पहले इसका मतलब होता है कि द फीलिंग ऑफ बीइंग सुपीरियर टू अदर्स। सुप्रीमेसी का मतलब होता है कि फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी, कि आप सबसे उच्च हो टूवर्ड्स अदर्स, सो दूसरों से सबसे ऊपर हो, इस तरह की फीलिंग को आप सुप्रीमेसी बोलते हो। एंड व्हाइट सुप्रीमेसी स्पेसिफिकली इस टर्म का मतलब होता है कि ये एक रेसिस्ट बिलीफ है, जिसमें ये माना जाता है कि जो व्हाइट लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, वो बाकी जितने भी रेसेस हैं, चाहे वो ब्लैक्स हों, चाहे वो हमारी तरह एशियंस हों, वो उनसे ऊपर होते हैं, वो सुप्रीम होते हैं, ये ज्यादा हायर स्पीशीज है, ज्यादा सुपीरियर स्पीशीज है। ये एक रेसिस्ट बिलीफ है। रेसिस्ट मतलब एक जातिवाद से निकला हुआ एक बिलीफ है, एंड बेसिकली इससे भी लड़ा गया था, नेल्सन मंडेला इससे लड़े थे, एंड ये प्रॉब्लम रही है पूरे देश की इन वन वे और दी अनदर। इवन हम भी ये सह चुके हैं व्हाइट सुप्रीमेसी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। सो सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी क्या हुआ कि द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी। सो सेंटर यानी केंद्र, सो रेशियल जातिवाद, जातीय प्रधानता जिसको आप बोलेंगे, सो रेशियल सुपीरियोरिटी का केंद्र, that is the seat of white supremacy. Be overwhelmed with a sense of history. So overwhelmed मतलब क्या होता है? overwhelmed होना यानी कि बहुत ज्यादा strong emotional effect जब आपके में होता है, जब आप भाव विभोर हो जाते हैं, इसको बोला जाता है have a strong emotional effect. अभिभूत भी बोलते हैं हिंदी में, फॉर एग्जाम्पल। सो अभिभूत हो जाना। सो सेंस ऑफ हिस्ट्री मतलब अपनी हिस्ट्री से, अपनी हिस्ट्री के भाव से, हमारे इतिहास से ओवरवेल्म हो जाना। तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है? फील डीपली इमोशनल रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स दैट हैव लेड अप टू द मोमेंट। सो आज के मोमेंट पे जब आप आए हो, उससे रिलेटेड जो भी पास्ट इवेंट्स हुए हैं, जिस इवेंट्स की वजह से ये मुमकिन हुआ कि आज आप इस मोमेंट पे पहुंचे हो। फॉर एग्जांपल इनके एक तरह से आज़ादी का मोमेंट था कि ब्लैक प्रेसिडेंट बेसिकली जो है बना है साउथ अफ्रीका का। सो इस मोमेंट तक पहुंचने के लिए जो भी पास्ट इवेंट्स हुए हैं, उनको याद करना, उनको अंडरस्टैंड करना, एंड उसके लिए डीपली इमोशनल हो जाना, उसको हम बोलते हैं बी ओवरवेल्म विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 15 अगस्त की बात करें, तो शायद जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको ये ओवरवेलमिंग फील हुआ होगा सेंस ऑफ हिस्ट्री के साथ, कि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया एंड फाइनली उनको इंडिपेंडेंस मिल रहा है 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट को। तो सिमिलर फीलिंग जो है यहाँ पर है। रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। नाउ डिफाइज द इमेजिनेशन यानी जो आपके इमेजिनेशन के बाहर हो। डिफाई का मतलब होता है नॉर्मली डिसोबे करना, डिसोबे करना या चैलेंज करना, कि चुनौती दे दिया भाई, आपके इमेजिनेशन को भी मैंने चुनौती दे दी, आप सोच ही नहीं सकते ऐसी चीज। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफाइंग द इमेजिनेशन। सोच के परे, जो पॉपुलर फ्रेज है डिफाइज, इसको आप बोल सकते हैं सोच के परे जो हो। सो रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? टफनेस, कि आप कितने टफ हो अंदर से। एंड टफनेस को आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप कितना जल्दी हील कर सकते हो। कोई भी अगर आपको कुछ भी घाव दिया गया है किसी भी तरीके का, फिजिकल या मेंटल, उससे आप कितनी जल्दी रिकवर कर पाते हो, उसको आप रेजिलियंस बोलते हो। तो ऐसी रेजिलियंस जो सोच के परे हो। सो अ ग्रेट एबिलिटी ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल यानी अनबिलीवेबल, जो आप विश्वास न कर सके जिस पे। ऐसी एबिलिटी, ऐसी ग्रेट एबिलिटी, क्षमता, ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल, जिस पे आप विश्वास न कर सके। टू रिमेन अनचेंज बाय सफरिंग, कि सफरिंग के द्वारा बिल्कुल भी आप अनचेंज रहे, मतलब उससे आपको कोई भी फर्क ना पड़े। जितनी भी पीड़ाएं आ रही हैं, कितने भी दुख आ रहे हैं, उससे आपको बिल्कुल भी फर्क ना पड़े। मतलब नॉट लूजिंग होप, गुडनेस और करेज। ना ही आप अपनी आशा खो रहे हैं उस सफरिंग की वजह से, ना ही अपनी अच्छाई खो रहे हैं, और ना ही अपना साहस खो रहे हैं। सो बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग जब भी मुश्किलें आती हैं तो अपना ज़मीर बेच देते हैं बुराई की ओर, क्योंकि वो आसान होता है उनके लिए, बुराई की ओर चले जाते हैं। आशा खो, बहुत लोग हताश हो जाते हैं। जो लोग बुराई की ओर नहीं जा पाते हैं, जो लोग अच्छाई को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो हताश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कुछ करने के लिए नहीं रहता, या अपना साहस खो देते हैं। सो ऐसा ना होना, अनचेंज रहना बाय सफरिंग, उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया, रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। ग्लिमर किसको बोलते हैं? ग्लिमर करना यानी टिमटिमाना, जिसको आप बोल सकते हो शाइन फेंटली, हल्के से शाइन करना, या तो
टिमटिमाना। सो ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत का ये शाइन करना। तो इसका मतलब क्या है? अ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग, गुडनेस, काइंडनेस, पिटी, जस्टिस एटसेट्रा। सो ह्यूमन फीलिंग्स की, ये जो इंसानियत की हमारी ये फीलिंग होते हैं, जैसे अच्छाई हो गया, दया भावना हो गई, पिटी करना किसी के ऊपर, वही दया की भावना से देखना, सिंपति दिखाना, न्याय करना, ये जो ह्यूमन फीलिंग की ये जो साइंस है उसके लिए वर्ड यूज किया गया ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। अ ट्वाइलाइट एक्सिस्टेंस। ट्वाइलाइट किसको बोलते हैं? जिस समय सूरज ढल गया होता है एंड फिर भी आकाश में लाइट होती है, जिसको हम हाफ लाइट भी बोलते हैं। सो आकाश में लाइट होती है बिकॉज अभी तक पूरी तरह से जो लाइट है खत्म नहीं हुई होती, पूरी तरह से अंधकार नहीं आया हुआ होता है, लेकिन सूरज डूब चुका होता है। तो ये जो समय है उसको ट्वाइलाइट बोलते हैं। सो ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होगा? हाफ सीक्रेट लाइफ, लाइक अ लाइफ लिव्ड इन द फेडिंग लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस। सो एक ऐसी हाफ सीक्रेट लाइफ, मतलब सीक्रेटली जीना, मतलब छुप छुप के जीना, ऐसी लाइफ जिसमें आप छुप छुप के जी रहे हो, इस तरह से जैसे कि सनसेट मतलब सूर्यास्त और डार्कनेस के बीच में फेडिंग लाइट में जीते हैं लोग, तो उससे कंपेयर किया गया। तो ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस का मतलब ये है। सो आई होप इस एक्टिविटी के बाद अगर ये पर्टिकुलर फ्रेजेस जो ए कॉलम में दिए गए हैं जब भी हमारे पास आएंगे तो अब हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि उनका मतलब क्या है। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. 10th May dawned, 10 मई की शुरुआत हुई। dawned यानी began. dawned वर्ड जो है dawn से बना है एंड dawn का मतलब होता है to begin. सो यहाँ पे dawned का मतलब हो जाएगा began. सो 10th में स्टार्ट हुई, ब्राइट एंड क्लियर, बहुत ही ब्राइट थी, बहुत ही साफ थी। एंड पास्ट कुछ दिनों में आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड। तो प्लेजेंटली बिसीज्ड, बिसीज्ड का मतलब होता है सराउंडेड बाय, सराउंडेड बाय क्लोजली। तो बहुत ही पास में सराउंड करके रखना किसी को, उसको बिसीज करना बोलते हैं। सो बोल रहे कि पिछले कुछ दिनों से मैं डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा घिरा हुआ हूँ एंड ही इज प्लेजेंट, एंड इसको वो प्लेजेंट बोल रहे हैं, मतलब उसे परेशान नहीं है। ही इज हैप्पी कि वो घिरे हुए हैं सारे डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स से जो उनको रिस्पेक्ट देने आ रहे हैं इनॉग्रेशन से पहले। सो बेसिकली उनको इन्वाइट किया गया है इनॉग्रेशन के लिए एंड वो एक एक करके आ रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं नेल्सन मंडेला को फॉर दिस पर्टिकुलर मोमेंट। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर। सो ये जो इनॉग्रेशन है ये साउथ अफ्रीका की धरती पर अभी तक की सबसे बड़ी गैदरिंग होगी, सबसे बड़ा जमावड़ा होगा इंटरनेशनल लीडर्स का। सो पहले इतने इंटरनेशनल लीडर्स कभी नहीं आए थे साउथ अफ्रीका में एक साथ। द सेरेमनीज टुक प्लेस in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic, non-racial government. तो जो भी सेरेमनीज थी, जो भी समारोह थे, सेरेमनीज यानी समारोह, तो जो भी समारोह हो रहे थे वहां पे, वो कहाँ पे हो रहे थे? एक बहुत ही प्यारे सैंडस्टोन के बने एम्फी थिएटर में, जो कि यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाई गई थी इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया एक जगह का नाम है साउथ अफ्रीका में। एंड सैंडस्टोन आपको पता होगा बलुआ पत्थर को बोलते हैं। ये एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक होता है जो कि बेसिकली सैंड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल से बना होता है। ये लेयर बाय लेयर वो ओवर द ईयर्स फॉर्म होता है सेडिमेंट्री रॉक। बलुआ पत्थर बहुत ही पॉपुलर पत्थर है ये। नॉर्मली ये पिंकिश होता है, रेडिश होता है, येलोविश होता है, ब्राउनिश होता है, इस तरह के इसके कलर होते हैं। एंड इससे ये जो है एम्फीथिएटर बना हुआ था। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। सो डेकेड्स यानी बहुत ही सालों तक, डेकेड यानी होता है 10 ईयर्स, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सो काफी दशकों तक, तो बहुत दशकों तक ये जो है सेंटर रहा है व्हाइट सुपरमेसी का। हमने पढ़ा था ये एक्टिविटी में कि व्हाइट सुपरमेसी क्या हुआ। सो ये सेंटर बना रहा व्हाइट सुपरमेसी का। बट नाउ अब ये क्या बन गया है? एक रेनबो गैदरिंग बन गया है डिफरेंट डिफरेंट लोगों का, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के। किसको इंस्टॉल करने के लिए, किसको सेटअप करने के लिए? साउथ अफ्रीका का फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का। सो पहली साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक वे में, मतलब इलेक्शन से चुनी गई गवर्नमेंट, और नॉन रेशियल गवर्नमेंट मतलब जाति से परे। तो जो भी जातिवाद से जो परे ऐसी गवर्नमेंट जो है पहली बार बनी है, उसके इंस्टॉलेशन के लिए इतने लोग जो है वहां पे जमा हुए थे। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution
and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. So ये नेल्सन मंडेला का पोर्ट्रेट है एंड वो बोल रहे हैं कि उस लवली ऑटम डे, उस प्यारे ऑटम के दिन पर मेरे साथ कौन थी? मेरी बेटी ज़ेनानी थी। एंड उस पोडियम पे, उस स्टेज के पोडियम पे पहले मिस्टर डे क्लर्क जो है उन्होंने शपथ ली सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए। सो ही वाज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट मिस्टर डे क्लर्क एंड स्वर्न इन का मतलब होता है शपथ लेना। स्वर्न वर्ड जो है बेसिकली इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ स्वेयर एंड स्वेयर का मतलब होता है शपथ लेना। सो ही स्वर्न इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। फिर थाबो म्बेकी जो है फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने शपथ ली। फिर नेल्सन मंडेला का टर्न था टू स्वेयर इन एज प्रेसिडेंट। सो उन्होंने प्लेज लिया, उसका मतलब यही होता है शपथ ली कि वो ओबे करेंगे, मानेंगे और अपहोल्ड करेंगे किसे? कॉन्स्टिट्यूशन को। सो अपहोल्ड करना मतलब क्या होता है? अपहोल्ड मतलब होता है सपोर्ट करना और कंफर्म करना, उसकी बात को मानना। इन हिंदी हम जनरली बोलते हैं कि उसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना या मर्यादा में रहना, मर्यादा बनाए रखना। सो ये बोल रहे हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगा और उसकी मर्यादा को बनाए रखूंगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, किसी भी डेमोक्रेसी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो गवर्न करते हैं लोगों को। सो उस कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा को मैं बनाए रखूंगा और अपने आप को डिवोट करूंगा, समर्पित करूंगा। क्या चीज के लिए? रिपब्लिक की खुशहाली के लिए, वेलबींग के लिए। एंड रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक ऐसे स्टेट को बोलते हैं, स्टेट वेयर सुप्रीम पावर, जो भी सुप्रीम पावर होती है, जो अटमोस्ट पावर होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रेसिडेंट हो गए, इज हेल्ड बाय पीपल। सो लोगों के हाथ में पावर होती है एंड दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होती है उनके हाथों में पावर होती है और लोगों के हाथों में पावर होती है। और जो भी प्रेसिडेंट होते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के, जिसको आप रिपब्लिक बोलते हैं, ही इज ईदर इलेक्टेड या नॉमिनेटेड। सो इंडिया इज ऑल्सो रिपब्लिक। इंडिया को भी हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलते हैं एंड आपको पता है हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को। एंड उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी पावर्स हैं, जो भी फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम पावर कही जाती है, वो भी चुन के आते हैं। सो हम वो भी हमारे द्वारा चुने गए हैं। सो ऐसे देश जहाँ पे सुप्रीम पावर जो भी कंट्री को रूल करते हैं, गवर्न करते हैं, वो लोगों के द्वारा अगर चुनी जाए तो उसको रिपब्लिक बोला जाता है। सो इस रिपब्लिक की वेलबींग के लिए और इसके लोगों के वेलबींग के लिए वो अपने आप को समर्पित करेंगे। टू द असेंबल्ड गेस्ट, असेंबल्ड यानी जो वहाँ पे गैदर्ड गेस्ट हैं, जो वहाँ पे जमा हुए, या गैदर्ड जो भी अतिथि हैं और जो भी दुनिया में देख रहे हैं। सो उनको पता है कि उनका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है, उनको पूरी दुनिया देख रही है न्यूज़ चैनल्स पे। सो वो उनको बोलते हैं एंड ये अब इनकी स्पीच आएगी जो हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली ये उनकी एक्चुअल पिक है उनकी स्वेयरिंग इन सेरेमनी की 10 मई 1994 की। एंड आप पीछे देख सकते हैं ये उनकी बेटी हैं ज़ेनानी जो उनके साथ गई थी। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. So आज यहाँ पे उपस्थित होके, बाय आवर प्रेजेंस हियर, यहाँ पे उपस्थित होके हम सब कन्फर कर रहे हैं। कन्फर यानी टू गिव। हम क्या दे रहे हैं? ग्लोरी दे रहे हैं। ग्लोरी दे रहे हैं, महिमा यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। एंड होप, आशा दे रहे हैं इस नई जन्मी लिबर्टी को। लिबर्टी यानी इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस या फ्रीडम। सो इस पर्टिकुलर फ्रीडम को हम क्या दे रहे हैं? महिमा दे रहे हैं और उसको एक आशा दे रहे हैं अपनी उपस्थिति के साथ। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, जो कि आम नहीं है, असामान्य है, उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ह्यूमन डिजास्टर, डिजास्टर किसको बोलते हैं? जो भी विपदा आती है हमारे ऊपर, जो भी कैलामिटी आती है बहुत बड़े स्केल पे, जिसमें बहुत नुकसान होता है, उसको हम डिजास्टर बोलते हैं। सो ह्यूमन डिजास्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर नहीं, ये भी जो भी रेशियल सिस्टम था अपार्थाइड का, इन्वेंटेड बाय ह्यूमंस था। सो इनको ये नेचुरल डिजास्टर ना बोल के ह्यूमन डिजास्टर बोल रहे हैं। तो ये जो भी असामान्य ह्यूमन डिजास्टर था, इसका जो एक्सपीरियंस हमें मिला है, जो बहुत ज़्यादा समय तक रहा, लास्टेड टू लॉन्ग, यानी जो ज़रूरत से ज़्यादा समय तक रहा, इसके एक्सपीरियंस से बाहर आके एक सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जिस पर सारी इंसानियत को गर्व हो। सो ये जो हमने एक्सपीरियंस किया है, ये जो डिजास्टर एक्सपीरियंस किया है, जो बहुत ज़्यादा समय तक रह गया,
इससे बाहर निकल के एक नई सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जिसपे पूरी इंसानियत को गर्व हो। वी हु आर आउटलॉज not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. So we who were outlaws, तो वो अब साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं एज अ होल कि उनको आउटलॉ बनाया गया। आउटलॉ किसको बोलते हैं? आउटलॉ जनरली पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है वर्ड, पर्सन हु ब्रोक द लॉ। तो जो भी रूल तोड़ते हैं, लॉ तोड़ते हैं, उनको हम आउटलॉज बोलते हैं। बट ये टर्म ये साउथ अफ्रीका के लिए यूज करें, पूरे साउथ अफ्रीकन के लिए, कि पूरी साउथ अफ्रीका को आउटलॉ घोषित कर दिया गया था बिकॉज यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम चल रहा था जो कि पूरे वर्ल्ड को एक्सेप्टेबल नहीं था। इसलिए सब ने जो है साउथ अफ्रीका के साथ टाइज तोड़ लिए थे। सो एक तरह का ये आप बोलते हैं इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है कि सारे जो संबंध तोड़ना स्टार्ट कर दिए थे लोग, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं था कि वहाँ पे ये जो अपार्थीड का सिस्टम है। तो ये बोल रहे हैं कि हमें आउटलॉ कहा जाता था कुछ ही समय पहले तक, नॉट सो लॉन्ग हो गया, यानी कुछ ही समय पहले तक। अब हमें ऐसा प्रिविलेज दिया गया है, ऐसा रेयर प्रिविलेज दिया गया है। प्रिविलेज यानी एक ऑनर, एक रेयर एक ऑनर मिला है हमें कि हम होस्ट कर सके पूरे वर्ल्ड के सारे देशों को हमारी धरती पर। तो जो देश हमें पहले आउटलॉ समझते थे, अब उनके द्वारा हमें ऐसी रेयर ऑनर मिली है, ऐसी प्रिविलेज मिली है ताकि हम उनको यहाँ पे होस्ट कर सके इस पर्टिकुलर इनॉग्रेशन सेरेमनी में अपनी धरती पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. So बोल रहे कि मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सारे डिस्टिंग्विश्ड जाने माने, डिस्टिंग्विश्ड यानी जाने माने, हमारे जाने माने इंटरनेशनल गेस्ट को यहाँ पे आने के लिए और पोजेशन लेने के लिए। पोजेशन लेने यानी अपनाना, किसी चीज को अपनाना मतलब उसका पोजेशन लेना। सो हमारे देश के लोगों के साथ इस कॉमन विक्ट्री को, ये जो कॉमन विक्ट्री है, जो हम सब की एक विजय हुई है, ये इसको अपनाने के लिए मैं आपको थैंक करता हूँ। और ये विजय कैसी है? ये जस्टिस के लिए है, जस्टिस यानी न्याय, न्याय के लिए एक विजय हुई है, शांति के लिए, शांति अमन के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी के लिए। डिग्निटी यानी गौरव, उसके गौरव के लिए, या आप बोल सकते हैं अ स्टेट ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। सो बेसिकली इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके गौरव की यहाँ पे विजय हुई है, न्याय की विजय हुई है और शांति की यहाँ पे विजय हुई है। इस चीज को अपनाने के लिए, इस विजय को अपनाने के लिए हमारे देश के लोगों के साथ आप सभी जाने माने अतिथियों का, अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हमने अंत में क्या अचीव किया है? पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। तो जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उससे हमें आज़ादी मिली है। एंड ये रेस्ट्रिक्शन कैसी थी? पॉलिटिकल थी, बिकॉज वहाँ पे क्या रूल था कि पॉलिटिकल सिस्टम में कोई भी ब्लैक पर्सन जो है, ब्लैक रेस के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन था, एंड इस पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन से हमें फ्रीडम मिली अंत में। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। अब हम इस चीज की शपथ लेते हैं कि हम आजाद करेंगे। लिबरेट करना यानी फ्री करना, इसका मतलब होता है फ्री करना। हम अपने लोगों को फ्री करेंगे कंटिन्यूइंग, जो चल रही है ऐसी बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। सो बॉन्डेज यानी जो चंगुल होता है, गरीबी के चंगुल से, डेप्रिवेशन से। डेप्रिवेशन एक ऐसी स्टेट को बोलते हैं जिसमें आपके पास नेसेसिटीज नहीं होती हैं, स्टेट ऑफ डिनायल ऑफ नेसेसिटीज। तो जो भी नेसेसरी चीजें होती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान हो गया, ये आपको नहीं मिल पा रही है, तो उसको आप बोलते हो डिनायल ऑफ नेसेसिटीज। सफरिंग, जो भी दुख सह रहे हैं लोग वो, और किसी भी प्रकार के, या तो जेंडर लिंग के आधार पे, या तो किसी भी अदर तरीके से, किसी भी डिफरेंट तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को हम खत्म करेंगे, लोगों को उससे फ्री करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। सो किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है हम खत्म करेंगे, दैट इज बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. So ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था उस न्यूज पीस में कि आज के बाद कभी भी इस धरती पे, इस सुंदर धरती पर किसी भी एक प्राणी का दूसरे पर ऑपरेशन नहीं होगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. और इस glorious human achievement
पर कभी भी सूरज नहीं ढलेगा। सो ये जो अचीवमेंट हमें मिला है आज कि हमने ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसको ख़त्म किया है, इस पे सूरज कभी नहीं ढलेगा, मतलब हम कभी भी वापस पीछे नहीं जाएंगे। लेट फ्रीडम रेन, रेन का मतलब होता है रूल्स। सो लेट फ्रीडम रेन यानी कि इस आज़ादी को अब राज करने दिया जाए। गॉड ब्लेस अफ्रीका। सो यहीं पे पार्ट 1 ख़त्म होता है एंड ये रहा पार्ट 1 का आपके सामने क्रॉसवर्ड। आप इस स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसके हिंट्स को देखिए एंड मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप किसी भी एडिटर में इसको साथ में लिख सकते हैं या इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आपको इसके हिंट्स अच्छे से नहीं दिख रहे थे तो ये रहा आपके लिए थोड़ा सा जूम्ड इन वर्जन। ये है अक्रॉस के हिंट्स, दैट इज हॉरिजॉन्टल हिंट्स। ये है डाउनवर्ड हिंट, दैट इज वर्टिकल हिंट्स। एंड ये रहे वर्ड बैंक। सो बेसिकली आपके लिए थोड़ा सा इजी करने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस पर्टिकुलर क्रॉसवर्ड को मैंने वर्ड बैंक भी दिया है। सो आपके जो भी आंसर्स होंगे इन्हीं वर्ड्स में से एक होंगे। सो आप जो भी आपको आंसर सही लग रहा है इनमें से आप चूज कीजिए एंड यू कैन फिल इन द क्रॉसवर्ड। सो चलिए ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक्स के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? सो सेरेमनी कहाँ पे हुई थी और क्या आप ऐसी पब्लिक बिल्डिंग का नाम बता सकते हैं इंडिया में जो सैंडस्टोन से बनी है, बलुआ पत्थर से बनी है? सो सेरेमनीज टुक प्लेस इन सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। और इंडिया में बहुत सारी ऐसी पब्लिक बिल्डिंग है जो सैंडस्टोन से बनी है एंड पॉपुलर वंस है, फॉर एग्जांपल जंतर मंतर न्यू दिल्ली में है, आमेर फोर्ट जयपुर में है, दिगंबर जैन लाल मंदिर है न्यू दिल्ली में जो कि एक्चुअली रेड फोर्ट के जस्ट सामने है। एंड रेड फोर्ट जो आगरा में है जिसको आप आगरा फोर्ट भी बोलते हो वो भी सैंडस्टोन से बना है। कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? नो, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है बिकॉज मैंने ऑब्जर्व किया है कि इस क्वेश्चन को लोग गलत समझते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 10th May को कोट ऑन कोट ऑटम डे क्यों कहा गया? ऑटम डे मतलब यहाँ पे आपको फोकस करना है कि ऑटम में क्यों आया है। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि वाई 10th May इज सेलिब्रेटेड एज ऑटम डे। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि ऑटम डे को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 10th में, तो आप रीजन देंगे कि ऑब्वियसली वो एक इनॉग्रेशन डे था, वहाँ पे इंटरनेशनल गेस्ट आए थे सारे वर्ल्ड में से टू सी स्वेरिंग इन सेरेमनी जो कि नेल्सन मंडेला की थी, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। बट आपसे यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है, आपसे यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 10th May को ऑटम डे क्यों बोला जाता है? बिकॉज आपको पता है कि मई का महीना हमारे लिए गर्मी का महीना होता है, जो पतझड़ का महीना नहीं है। तो ये ऑटम डे यहाँ पे क्यों बोला गया है? तो ये काइंड ऑफ आपको ये समझना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका है कहाँ पे। सो इंडिया फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर हैं एंड साउथ अफ्रीका यहाँ पर है, राइट? सो ये है इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर। सो इक्वेटर के जो भी कंट्रीज या जो भी प्लेसेस ऊपर होते हैं उसको आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो जो भी ऊपर होते हैं उसको आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं और जो भी नीचे होते हैं उनको आप सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। सो ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें साउथ अफ्रीका रहता है। एंड अगर आपको याद हो आपके साइंस के चैप्टर्स में से कि क्योंकि अपना जो अर्थ है वो अराउंड 23 डिग्री टिल्टेड है इस एक्सिस पे, तो कुछ पार्ट इनफैक्ट एक हाफ ऑफ द साइकिल में ऐसा होता है कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा एक्सपोज होता है सन के और ये जो सदर्न हेमिस्फीयर वो कम एक्सपोज है। तो सन की जो किरणें आ रही हैं, जो यहाँ पे किरणें आती हैं, ये ज़्यादा ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को पड़ रही है एंड यहाँ पे कम पड़ी बिकॉज ये थोड़ा दूर हो जाती है एंड अंदर की ओर शैडो एरिया में टाइप की रहती है। तो जब ये होता है तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है। तो ये जो जून का महीना जो समर का पीक होता है उस समय होता है एंड उसी समय जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे विंटर होता है। सो जून में जहाँ नॉर्थ में समर होता है वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है एंड मे इज एक्चुअली ऑटम बिकॉज जून में सर्द आने वाली है, तो मई महीने में ऑटम होता है सदर्न हेमिस्फीयर के लिए, इसलिए साउथ अफ्रीका में मई में ऑटम है एंड यही मैंने एक्सप्लेन किया है। बट इन केस आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई इट इज सेलिब्रेटेड एज ऑटम डे और व्हाट इज एन ऑटम डे, तब आप बोल सकते हो कि ये जो है इसलिए मनाया जाता है बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने स्वेर इन किया था। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? So हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि वो किस extraordinary human disaster की बात कर रहे हैं। So by extraordinary human disaster he meant the system of apartheid. So इसे वो अपार्थीड के सिस्टम की बात कर रहे हैं एंड आप उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं इफ यू वांट, दैट डिड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सो ये जाति के बेसिस पे भेदभाव कर रहा था ये सिस्टम, discrimination against black people.
तो आप चाहे तो ये ऐड कर सकते हैं। एंड ही स्पोक ऑफ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट एट द एंड ऑफ हिज स्पीच, रेफरिंग टू द इराडिकेशन ऑफ दिस रेशियल सिस्टम आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल एंड बिकमिंग द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। एंड ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट की बात क्या कर रहे हैं वो? इस अचीवमेंट की बात कर रहे हैं कि इस रेशियल सिस्टम का इराडिकेशन हो गया, सफाया हो गया, और कैसे ईयर्स ऑफ स्ट्रगल के बाद एंड वो अब फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो जिन लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था अब वही प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये जो है इस अचीवमेंट की वो बात कर रहे हैं। What does Mandela thank the international leaders for? उन्होंने इंटरनेशनल लीडर्स का थैंक क्यों किया? So he thanks the international leaders for being present in the inauguration ceremony with the South Africans and accepting the new system with them. तो इसलिए थैंक कर रहे हैं कि वो प्रेजेंट है इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में सारे साउथ अफ्रीकन्स के साथ इस नए सिस्टम को एक्सेप्ट करने के लिए। What ideals does he set out for the future of South Africa? So साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए कौन से आइडियल्स उन्होंने सेट किए? So he set out many ideals for the future of South Africa like alleviation of poverty, deprivation, suffering and any form of discrimination. सो पॉवर्टी का नाश करना, डेप्रिवेशन को हटाना, सफरिंग को हटाना और किसी भी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को हटाने का उन्होंने आइडियल सेट किया। ही एडेड दैट नो साउथ अफ्रीकन वुड एवर बी ऑपरेस्ड बाय अनदर साउथ अफ्रीकन। सो उन्होंने ये भी प्रण लिया कि कोई भी साउथ अफ्रीकन किसी भी दूसरे साउथ अफ्रीकन के द्वारा ऑपरेस्ड नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। अब आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है आओ पढ़ें। इस चैप्टर के पार्ट 2 के वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।